हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सीधी। एंड आज की क्लास में है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MHI 104 के लिए मैराथन क्लास। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जितने भी स्टूडेंट दिसंबर 2024 के एग्जाम देने वाले हो और MHI 104 में आपके नए सिलेबस और आपके नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दिसंबर में सेकेंड टाइम यहाँ पर आपका एग्जाम होगा। इससे पहले जून 2024 में यहाँ पर एग्जाम हुआ था और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जून में जिस तरीके से क्वेश्चन आए, और आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस मैराथन क्लास में कि जून 2024 में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, आप उन क्वेश्चंस में क्या क्या लिख सकते हैं। इसके बाद में सेम एज इट इज असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी बताने वाली हूँ कि अगर आपके एग्जाम में असाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उन क्वेश्चंस में क्या क्या सॉल्यूशन आपको करना है। तो ये सब कुछ आज की इस मैराथन सेशन में आपको देखने को मिलने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैंने ऑलरेडी MHI 104 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिसंबर एग्जाम के लिए ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हो। देखो, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो सिर्फ ये मैराथन क्लास और जो इंपॉर्टेंट क्लास की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है, ये दो वीडियो देखकर चले जाओगे, डेफिनेटली 60 to 70% आप सभी इजीली से स्कोर कर सकते हो। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आंसर राइटिंग आप सभी कैसे लिखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बात करेंगे। जितने भी इग्नू MHT फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, MHI 104 आपका जो कोड है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया, राजनीतिक संरचना हमारे भारत का कैसा है वो आपको बताना है। तो ये जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कई बार कि हमारा जो आपका जो एग्जाम होगा 100 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और इस सब्जेक्ट के अंदर आप लोग पढ़ते हो इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास। देखो, मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में यहाँ पर आपको देखो, हमारे जो मैं स्क्रीन पर बेशक मैंने इंग्लिश मीडियम में रखा हुआ है, हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर जितने भी होंगे तो यहाँ पर मैं हिंदी में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इसीलिए बिना वीडियो को स्किप करे इस मैराथन सेशन को पूरा देख लो, आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, मैक्सिमम चीजें। बाकी पेड क्लासेस और नोट्स अवेलेबल हैं, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है दिसंबर एग्जाम के लिए, तो कोई भी लेना चाहता है तो ये व्हाट्सअप नंबर है 8881969980, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकता है और डिस्काउंट का फायदे भी ले सकते हो। और यहाँ पर ये क्लास और नोट्स आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा, फिर आपको कोई भी और रिसोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट जो भी पेड क्लासेस या नोट्स नहीं लेना चाहता है तो कोई जरूरत नहीं है, कि कंपलसरी नहीं है कि आपको ये लेना ही है। बट येस, अगर आपको कहीं और से कुछ नहीं पढ़ना है तो ये नोट्स और क्लासेस सफिशियंट होगा। बट जो नहीं ले पाते उनके लिए मैराथन सेशन बहुत है, आपके लिए मैराथन सेशन भी बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम हर कोई पेड क्लासेस या नोट्स नहीं ले सकता, तो प्लीज कुछ करो। तो आपके लिए मैराथन क्लास लेकर आई हूँ, तो यहाँ पर इसको आपको डिटेल में समझना है। तो जो कुछ भी मैं आपको बताऊं उसके बारे में बात करेंगे। देखो, ऑब्वियस सी बात है कि हर एक टॉपिक को डिटेल में तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, वो सब तो आपको इस कोर्स में ही मिलेगा, बट ओवरव्यू मैं आपको जरूर दूंगी ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखो, ये जून 2024 का क्वेश्चन पेपर है, पहले मैं इसी को आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पूरे 10 के 10 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगी, इससे रिगार्डिंग कुछ भी आए तो आपको वो करना है। लेकिन उससे पहले देखो, मैंने ऑलरेडी जून में जब एग्जाम हुआ था तो MHI 104 के लिए मैराथन क्लास ली थी, तो वो ना यूनिट वाइज मैंने किया था, तो आप वो वाली मैराथन क्लास जरूर देखना। ठीक है, और ये जो मैराथन क्लास मैं आपको करा रही हूँ ये भी आपको जरूर करना है। ठीक है, तो ये दोनों मैराथन कर लोगे सफिशियंट है, कहीं से कुछ और पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। दोनों मैराथन क्लास जरूर देखना, और वो जो दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो भी जरूर देखना। इन सभी के लिंक MHI 104 की प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कुषाण राज्य के बारे में। ठीक है, तो कुषाण राज्य के बारे में आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कुषाण साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ये हमारे जो इंडिया में कहाँ पर आके रहे, और ये इन्होंने हमारे भारत में जब आए तो क्या लेकर आए, इनके टाइम पर अर्थव्यवस्था कैसी थी वो सब आपको बताना है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है वो आपको बताना है। देखो, कुषाण डायनेस्टी का जो टॉपिक है आपका, ये MHI 4 के साथ साथ 5 का भी है। अगर आपने एक बार कुषाण डायनेस्टी को अच्छे प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो सेम आपका MHI 5 में भी हेल्पफुल होगा। एक बार आप एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लोगे तो दो सब्जेक्ट में एक साथ आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको कई बार प्रीवियस वीडियो में भी बोला है कि आपके सातवाहन, कुषाण, गुप्ता और मौर्यन डायनेस्टी डेफिनेटली पढ़ के जाना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। MHI 4 से नहीं तो MHI 5 में मिल जाएगा, 5 में नहीं तो 4 में, लेकिन किसी ना किसी में हमें ये देखने को जरूर मिलता है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि MHI 1054 में जो पहला क्वेश्चन पूछा है वो कुषाण डायनेस्टी से पूछा है। देखो, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कुषाण डायनेस्टी जो है, इसके जो फाउंडर हैं ये थे आपके कुजाला कदपीसस। कौन है इसके फाउंडर? कुजाला कदपीसस। मैं ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ। देखो,
कि यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी डायनेस्टी या एम्पायर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद रखना कि आपको इंट्रोडक्शन ज़रूर देना है। आपको ये बताना है कि उस साम्राज्य की स्थापना किसने की, कब की, और इस साम्राज्य का पतन यानी डिक्लाइन कैसे हुआ, वो आपको डेफिनेटली बताना है, चाहे आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए। देखो यहाँ पर जो आपसे नेचर पूछा जा रहा है, तो देखो नेचर कभी भी किसी भी डायनेस्टी का पूछा जाएगा तो आपको उसके अंदर क्या बताना है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राजनीतिक संरचना, मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेशन बताना है, यानी प्रशासन मेंशन करना है। उसके बाद आपको उसके अंदर रिलीजन मेंशन करना है, मतलब कि कुषाण डायनेस्टी के जो लोग हैं, चाहे गुप्ता डायनेस्टी हो, मौर्यन डायनेस्टी हो, कोई भी डायनेस्टी हो, तो वो कौन से धर्म में बिलीव करते थे, इनके टाइम पर कौन सा जो रिलीजन है वो फ्लोरिश हुआ अच्छा खासा, वो आपको बताना होता है। ठीक है, तो क्या क्या आपको मेंशन करना है, रिलीजन करना होता है, एडमिनिस्ट्रेशन आपको इसमें मेंशन करना होता है, ट्रेड आपको बताना है कौन किसके साथ व्यापार करता है, ये सब कुछ हमें इसमें मेंशन करना होता है। नेक्स्ट हम बात करें एक्सपेंशन यानी विस्तार, इस साम्राज्य का विस्तार कब, कहाँ, कैसे, किसने किया था। बाकी आपको जो भी जितने भी रूलर्स हैं मैंने आपको बताया, किसने इस साम्राज्य की स्टैब्लिशमेंट यानी इस साम्राज्य की स्थापना की, और इसका डिक्लाइन यानी पतन कैसा हुआ, ये सब कुछ नेचर में मेंशन करना होता है। इट मीन्स जब आपके एग्जाम में नेचर ऑफ कोई भी डायनेस्टी आए, चाहे कुषाण आए, सातवाहन आए, गुप्ता, मौर्यन, दिल्ली सल्तनत, मुगल, कुछ भी पूछे, तो ये सारी हेडिंग जो है आपके एग्जाम में जरूर होनी चाहिए। ठीक है, देखो इसमें इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था भी लिखा जाता है, बट ये आपका MHI 105 का पार्ट है, इसीलिए 104 में नहीं करोगे। अदरवाइज बाकी सारी चीजें जो है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सब कुछ आपको इसके अंदर मेंशन करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि इस कुषाण डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो कुजाला कथपीसस हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो राजा बने थे उनका नाम था विम कथपीसस। उसके बाद आप देखोगे कनिष्क। तो आपको पता है कनिष्क आपके कुषाण डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल रूलर माने जाते हैं, और कुषाण डायनेस्टी के ये 3rd नंबर के रूलर है। और अगर हम बात करें तो कुषाण डायनेस्टी जो हमारे इंडिया में क्या लेकर आए थे, गोल्ड कॉइन्स। इससे पहले जो आपके सोने के सिक्के हैं वो पहले भारत में नहीं थे, कुषाण जो है ये लेकर के आए थे हमारे भारत में। क्योंकि आपको पता है पहले जो ट्रेडिंग यानी जो व्यापार होता था वो बार्टर सिस्टम के थ्रू होता था, लेकिन अब क्या है, जब से आपके यहाँ पर कॉइन्स पब्लिश हुए हैं, करेंसी का यूज करने लगे हैं, तो यहाँ पर गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन्स, जो सारे कॉइन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुजाला कस्पीसस के जो लोग हैं, जो यहाँ पर ये लोग ट्रेड करते थे, तो ये लोग गोल्ड कॉइन का यूज करते थे। गोल्ड के अलावा और भी करते थे, सिल्वर का भी करते थे, बट इंडिया में गोल्ड कॉइन लाने वाले पर्सन कौन है, आपके कुषाण डायनेस्टी। लाने वाला कौन है, कुजाला कस्पीसस। ठीक है, जो फाउंडर है यही लेकर आए थे। क्लियर हुआ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन की, तो देखो प्रशासन 2 तरीके से होता है, या तो वो सेंट्रलाइज केंद्रीकरण होगा, या तो वो डिसेंट्रलाइज आपका विकेंद्रीकरण होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताओगे कि आपके अकॉर्डिंग कुषाण डायनेस्टी का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सेंट्रलाइज होगा या डिसेंट्रलाइज होगा। जल्दी से सभी को कमेंट करना है, चाहे वो आप लाइव क्लासेस देख रहे हो, चाहे आप कभी भी, आप बाद में भी देखोगे, जब कभी भी देखोगे, सबको अपने अकॉर्डिंग बताना है, क्योंकि यहाँ पर आपका एग्जाम है, इससे आपकी रिवीजन भी होती रहेगी। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, आपके जो कुषाण डायनेस्टी का जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सेंट्रलाइज है, केंद्रीकरण है। डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज में पहले फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, पहले मैं आपको यही क्लियर कर देती हूँ। देखो सेंट्रलाइज का मतलब है जब आपका प्रशासन पूरे प्रॉपर तरीके से रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलता है, जब सारी पावर सिर्फ एक पर्सन के हाथ में होती है, जिसे हम मोनार्की यानी राजतंत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब राजा रूल करते हैं तो सारी पावर राजा के हाथ में यानी रूलर के हाथों में होती है। लेकिन वही अगर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, राजा ने अगर अपनी पावर किसी और भी लोगों को दे देंगे, तब प्रशासन डिसेंट्रलाइज होता है। अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में अब राजा के अलावा किसी और का कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा, तब प्रशासन डिसेंट्रलाइज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुषाण डायनेस्टी के टाइम पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रलाइज था, सारी पावर रूलर के हाथों में ही आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुषाण के कॉइन्स अगर मैं बात करूं, और कुषाण के समय का इंस्क्रिप्शन अभिलेख भी हम देखते हैं, बहुत अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है इस टाइम पर। ये भी हमारे इतने सारे सोर्सेज आपको मिलेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको पता है सेंट्रलाइज, सेंट्रल के बाद आता है आपका प्रोविंशियल, जिसे आप प्रांतीय प्रशासन कहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके छत्रपास हुए, महाछत्रपास हुए, ये सारे लोगों को अपॉइंट किया गया था। क्या बताया मैंने आपको, छत्रपास हुए, महाछत्रपास हुए, ये कुछ ऑफिसर्स हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया था। देखो
हम यहाँ पर जो राजा है वो रूलर्स को क्यों, जो हमारे रूलर हैं, इतने सारे ऑफिसर्स को अपॉइंट क्यों करते हैं, ताकि आपको पता है कि अब आपकी डायनेस्टी बनी है, साम्राज्य बना है, तो अच्छा खासा एक्सपेंशन, विस्तार देख रहे हो। तो अभी तक अगर हमारा कुषाण एम्पायर इतना बड़ा था, अब ये और भी बड़ा हो गया, अच्छा खासा विस्तार हो गया, तो राजा ऑब्वियस है अकेले तो सारी चीजें हैंडल नहीं कर सकते। इसीलिए हर एक काम के लिए इन्होंने अलग अलग ऑफिसर्स को अपॉइंट किया। तो यहाँ पर आप छत्रपास देखोगे, वहां छत्रपास देखोगे, ये सारे लोग हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है। इसी तरीके से और भी ऑफिसर्स हैं, दंड नायक, नायक, आप यहाँ पे देखते हो। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये लोग जो ट्रेड करते थे वो आप क्या देखोगे, ये यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, और यहाँ पर जो ये लोग अपने जब गुड्स को एक्सचेंज करते थे, तो यहाँ पर जो ये पेमेंट की जाती थी वो कैश और काइंड दोनों में देखते हो। काइंड मतलब कि यहाँ पर कैश तो डेफिनेटली समझ गए आप, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, जो भी ठीक लगे, और काइंड का मतलब होता है कोई यहाँ पर आपने लैंड दे दी, ठीक है, या कोई गुड्स दे दिया, तो काइंड इस तरीके से दिया जाता था। ये आपको याद रखना है। रिलीजन यानी धर्म की बात करें तो कुषाण डायनेस्टी के समय पर याद रखना, इस समय के लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म में बिलीव करते थे, साथ में वेस्टिज्म और शिव यानी विष्णु और शिव में भी बिलीव करते थे। कुछ ऐसे लोग थे जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बिलीव करते थे, और कुछ ऐसे थे जो विष्णु और शिव में बिलीव करते थे, कुषाण डायनेस्टी के टाइम पर अगर हम यहाँ पे बात करें तो। ठीक है। कुषाण डायनेस्टी की कैपिटल, राजधानी आपको याद होनी चाहिए। हमें कनिष्क के सबसे ज्यादा जो इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, मथुरा में। इसलिए ये हमारे कुषाण डायनेस्टी की सेकंड यानी दूसरी राजधानी है। सभी मुझे कमेंट करके बताओगे कुषाण डायनेस्टी की फर्स्ट कैपिटल क्या है। देखो, जिस तरीके से कुषाण डायनेस्टी में आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, इसी तरीके से आपको सातवाहन, मौर्यन, गुप्ता डायनेस्टी को भी करना है। आपको उसके फाउंडर पता होने चाहिए, लास्ट रूलर पता होने चाहिए, कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। इनकी अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो यहाँ पर देखो, इस समय के जो लोग हैं मैक्सिमम एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सबको लगता है इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या होती है, संस्कृत। बट कुषाण डायनेस्टी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो संस्कृत थी, लेकिन सेकंड नंबर पे थी। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है आपकी कुषाण डायनेस्टी की। तो जल्दी से आपको कैपिटल बताना है, और साथ में सभी को कमेंट करके बताना है कि फर्स्ट जो लैंग्वेज है कुषाण डायनेस्टी की, कौन सी भाषा का इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या थी। जल्दी से सभी को कमेंट करना है। इसका आंसर मैं आप सभी को नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। ये आपको करना है जस्ट बिकॉज क्योंकि आप सभी का एग्जाम है, तो आपको ये चेकआउट करना है कि आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कितनी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। सभी को कमेंट करके रिप्लाई करना है, और उसका रिस्पॉन्स मैं जरूर कमेंट में करूंगी कि आप लोगों ने राइट आंसर बताया है या नहीं। इसका राइट आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप सभी को इसका रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट याद रखना है, कुषाण के जो कॉइन्स है वो गोल्ड, कॉपर सब मिलोगे, सिल्वर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। रिलीजन भी आप लोग यहाँ पर समझ चुके हो, ठीक है। और एक्सपेंशन, विस्तार की अगर हम बात करें तो कुषाण स्टेट जब आए थे तो ये आपके कहाँ से आए थे, नॉर्थ वेस्ट से, ठीक है। अच्छा खासा इन्होंने विस्तार किया था। कनिष्क ने भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे आपका विस्तार किया था। अपने कुषाण डायनेस्टी का जो विस्तार है बहुत अच्छा खासा नॉर्थ ईस्ट तक आप देखते हो, ठीक है। बाकी मैंने ऑलरेडी कई बार अपनी वीडियो में बताया कि आप लोग जितने भी लोग मैप बना सकते हो, डेफिनेटली आप सभी को मैप भी बनाना चाहिए, ठीक है। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जिसको भी पूरा इंडिया का मैप आता है वो मैप बना सकता है। पूरा इंडिया का मैप नहीं भी आता तो जितना भी यानी कुषाण डायनेस्टी बता रहे हो उतना भी मैप बना दोगे तो सफिशिएंट होता है। क्लियर हुआ। और अगर हम कनिष्क की बात करें तो ये अच्छा खासा ट्रेड कर रहे थे दोनों तरीके से, चाहे हम बात करें आपके इंटरनल तरीके से, चाहे हम आपके बात करें एक्सटर्नल तरीके से, अच्छा खासा यहाँ पे व्यापार किया जाता था। ये लोग जो ट्रेड करते थे कौन से रूट के थ्रू, सिल्क रूट, कई बार हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी। क्लियर हुआ। तो ये था आपका कुषाण स्टेट के बारे में जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। बाकी ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका गण संघ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मैक्सिमम चांसेस हो सकता है। वैसे तो ये टॉपिक हर बार 10 मार्क्स में आपसे पूछा जाता था, बट आपके नए सिलेबस में इसका एक सेपरेट चैप्टर कर दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंगली ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, और गण संघ का मतलब बताना है। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया, या फिर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, पहले भी कई बार हिस्ट्री पढ़ चुके हो, आपको एक बात पता है, 16 महाजनपद आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, 16 महाजनपदास हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें कुछ जो आपके स्टेट है वो क्या है, वहां पर आपके मोनार्की यानी राजतंत्र आपको देखने को मिलता है, और कुछ जो है वहां पे रिपब्लिक है यानी गणतंत्र है, जो कि आपका क्या है, वहां पर कोई भी राजा जो है वो रूल नहीं करते, वो स्टेट रिपब्लिक है। वहां पर इंडिपेंडेंटली है, जो अपर क्लास के लोग हैं उनका कंट्रोल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। गणसंघ की बात करें तो वो किस में आएगा, रिपब्लिक में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गणसंघ आप पढ़ने वाले हो बुद्ध के टाइम पर, ये आपको उन स्टेट में मिलेगा जो स्टेट रिपब्लिक यानी गणतंत्र है। जल्दी से सभी कमेंट करके बताओगे इन 16 महाजनपद में से कौन कौन से ऐसे जो स्टेट है जो कि रिपब्लिक था।
जहां पर मोनार्की यानी राजतंत्र नहीं था, वो आपको बताना। जल्दी से सभी कमेंट करोगे। देखो आपका भी पार्टिसिपेशन बराबर करानी चाहिए, तभी आपकी ये मैराथन क्लास लेकर के आने में या करने में आपको इंटरेस्ट आएगा और इससे आपकी रिवीजन होगी, क्योंकि एग्जाम मेरा नहीं है, आपका है। मैं सिर्फ आपको ये कि आपको कितनी चीजें पता है या फिर मे बी आप में से और इससे आपकी रिवीजन होगी जो आप शायद मे बी खुद से नहीं भी कर पा रहे होगे। अगर आप थोड़ा टाइम निकाल के ये मैराथन क्लास देख रहे हो तो साथ में पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, जिससे स्कोर आपका ही होगा। अगर यहाँ पर गलत भी हुआ तो कोई इशू नहीं है, यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा वहां करोगे ना, तो आपको ये याद आएगा कि आपने जब ये वीडियो देखी थी तो उस वीडियो के टाइम पर आपने ये चीज रिस्पॉन्स किया था, तो इसका राइट आंसर ये होगा। तो इस तरीके से हमें चीजें याद होती हैं, तो इसीलिए सभी को रिस्पॉन्स करना चाहिए, चाहे आप गलत ही बता रहे हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन सभी को यहाँ पे रिस्पॉन्स करते रहना है। ठीक है, तो गण संघ का मतलब समझ आया कि यहाँ पर क्या है, ये वो जगह, ये कहाँ पर आपको मिलेगा, जो रिपब्लिक होगा, मोनार्की सिस्टम में आपको नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको इतनी बातें क्लियर हो गई। तो गण संघ की मतलब अब हम यहाँ पर जान लेते हैं। देखो रिपब्लिक में होता है, ये बात तो आपको क्लियर है। देखो गण संघ क्या होता है, ये आपके लोगों का एक समूह होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, क्योंकि जहां पर मोनार्की राजतंत्र नहीं होता वहां पर लोगों का, आपको एक एक तरीके से कह सकते हो, लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, गण का मतलब क्या होता है, गण का मतलब होता है आपका ट्राइब। और ये जो वर्ड है ये आपका किससे आता है, संस्कृत और पाली वर्ड। ठीक है, तो गण का मतलब आपको समझ में आया। तो गण का मतलब क्या होता है, ट्राइब बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ओवरऑल आप देखोगे कि यहाँ पर आपके लोगों, जो सारे जो लोग हैं वो असेंबल होते हैं, पूरे जो यहाँ पर लोग हैं इकट्ठे होते हैं। और किस पर्पस के लिए होते हैं, ट्राइब का यहाँ पर संघ होता है, यूनियन या फिर मीटिंग कह सकते हो। ठीक है, सारे लोग मिल करके, आपका असेंबली आपने देखा है, तो असेंबली में क्या होता है, सारे लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर के जो भी असेंबली में मीटिंग करनी होती है, डिस्कशन करना होता है, वो आप देखोगे। अब वो यूनियन भी हो सकता है, कोई मीटिंग भी हो सकती है, कोई बिजनेस भी हो सकता है, कोई सोसाइटी भी हो सकती है। तो ये होता है हमारा संघ का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर गण संघ जो है, अभी आपने देखा कौन से समय पर आपको देखने को मिलेगा, ये एग्जिस्ट करता है 6th century BC यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको। यहाँ पर देखो, अगर मैं ज्यादातर आपकी यहाँ पर बात करूं तो सबसे ज्यादा हमारे जो 16 महाजनपद में से आपको जो गणसंघ देखने को मिलता है वो कौन से स्टेट में मिलेगा, वज्जी, है ना। 16 महाजनपद में से वज्जी आप स्टेट देखोगे जहां पर जो गणसंघ हमें देखने को मिलता है। बाकी जो अदर स्टेट है वहां पे आपको मोनार्की सिस्टम देखने को मिलता है। तो गण संघ जो ट्रांसलेट क्या कर सकते हो कि ये ओवरऑल हमारे क्या होती है, गण संघ का मतलब क्या होता है कि ओवरऑल ये आपकी ट्राइबल की असेंबली होती है। क्लियर हुआ। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो हमें क्या समझ आया कि ये आपकी क्या होती है, ट्राइबल की असेंबली होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा, हाउ डिड द राइज ऑफ फ्यूडलिटीज कंट्रीब्यूट टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द गुप्ता पीरियड। तो आपको बताना है कि सामंतवादों का जब उदय हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पर गुप्ता साम्राज्य के विघटन में, यानी जो इनका डिसइंटीग्रेशन हुआ उसमें इनका क्या योगदान यानी कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर अगर गुप्ता पीरियड का टाइम आप देखते हो तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी में बहुत अच्छा साम्राज्य रहा। ठीक है, और जिसको आपको पता है कि हम इसको गोल्डन एज, स्वर्ण काल के नाम से भी आप इसको जानते हो। और फ्यूडलिज्म मतलब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो गुप्ता पीरियड के टाइम पर आपको फ्यूडलिज्म यानी कि लैंड ग्रांट सिस्टम देखने को मिलता है ना। यानी इस टाइम पर भूमि दान में दी जाने लगी थी। वैसे तो आप सभी को पता है गुप्ता से पहले हमारा जो सातवाहन डायनेस्टी आई थी, सातवाहन डायनेस्टी से ही लैंड ग्रांट सिस्टम आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जितनी भी डायनेस्टीज है वो चीज यहाँ पर फॉलो की गई। इसके वजह से क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ओवरऑल जो पूरा कंट्रोल है आपके फ्यूडल लॉर्ड्स के हाथ में होता है। और जिसकी वजह से इस टाइम पर आप जो प्रशासन देखोगे, एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे, वो क्या होगा, जब तक कंट्रोल फ्यूडल लॉर्ड्स के हाथ में होगा, डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रीकरण होता है। क्योंकि यहाँ पर आपके जो ये फ्यूडलिटीज हैं, जो आपके फ्यूडल लॉर्ड हैं, जो आपके सामंतवाद है, इन लोगों ने अपने आप को क्या किया था, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया था, जो कि आपने ऑलरेडी फ्यूडलिज्म के टॉपिक में इसको समझ लिया है ना। तो यहाँ पर जो हमारे गवर्नर्स हैं और जो उनके फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ये जो अपॉइंट किए जाते थे, ठीक है, तो इन्हीं के वजह से ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। उस टाइम पर क्या हुआ कि यहाँ पर गुप्ता एम्पायर, देखो डिक्लाइन, इसका डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है, उस टाइम पर बहुत सारी जो ट्राइब्स होती है ना वो अटैक करती थी। जैसे आपने सुना होगा हुन, ये कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, इन्होंने आक्रमण किया। तो ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से गुप्ता साम्राज्य का पतन होता है। उसके बाद फॉरेन ट्रेड जो हम देखते हैं, इनका डिक्लाइन हुआ, जो फॉरेन के साथ इनका ट्रेड चलता था वो खत्म हमने देखने को मिला।
ये भी एक रीज़न माना जाता है जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन आपको मिला। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर बताना है। और दूसरा ऐसा कहा जाता है कि जो गुप्ता है ये आपके क्या है, किसके फ्यूडरीज है, कुषाण के। देखो कुषाण हमारे इंडिया में गोल्ड कॉइन लेकर आने वाले थे, और गुप्ता पीरियड की मैं बात करूँ तो गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर हैं ये आपके गोल्ड कॉइन सबसे ज़्यादा इशू इन उन लोगों ने किया, इसीलिए आप क्या करते हो, गुप्ता डायनेस्टी को गोल्डन पीरियड के नाम से भी जानते हो। ठीक है, बाकी इसमें भी सेम इंट्रोडक्शन आपको लिखना है कि गुप्ता साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी, फर्स्ट ने। फिर यहाँ पर आपके समुद्रगुप्त आए थे, उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड आए थे, और इन सभी ने अपने साम्राज्य का जो विस्तार है बहुत अच्छा खासा किया है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। और अगर आपको ये टॉपिक अपने बुक से स्टडी करना है तो आपके बुक में यूनिट 5 है, 5.7, वहां से स्टडी कर सकते हो इसको। ठीक है, तो गुप्ता एम्पायर आपको समझ में आया। इसका प्रशासन भी, जो गुप्ता एम्पायर है ये डिवाइडेड हुआ था आपके प्रोविंस यानी प्रांत में, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो प्रशासन है सेंट्रल, प्रोविंशियल, लोकल, इस तरीके से डिवाइड होता है। हुंस ने यहाँ पर आक्रमण किया, ये भी मैंने आपको बताया। इसके बाद अगर हम बात करें, इस टाइम पर भी हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, अभिलेख, शिलालेख मिलते हैं, जिसके थ्रू हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपने सुना भी होगा मैक्सिमम स्टूडेंट ने, आपके मंदसौर इंस्क्रिप्शन किसका था, ये आपके यशोदा वर्मन का है ना। तो ये कई सारे लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं हमें ऐसे। एक इंस्क्रिप्शन तो आपका ये हुआ, दूसरा हमारा रिस्थल इंस्क्रिप्शन है। ये इंस्क्रिप्शन भी हमें इसी टाइम पर देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आपको ये सारा जो इन लोगों ने बताया था किस तरीके से हुन ने हमारे भारत पे आक्रमण किया था और किस तरीके से गुप्ता डायनेस्टी जो है वो वीक पड़ने लगी। देखो वीक तो ये सारी चीजें भी होती है, दूसरा क्या कारण होता है वीक होने का, उस टाइम पर जो राजा होगा ना वो वीक होगा। ठीक है, तो राजा भी अगर वीक होगा तब भी आपका जो साम्राज्य है वो क्या हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा, डिक्लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर मानी जाती है। ठीक है, तो ये सब आपको गुप्ता एम्पायर से करना है। तो जरूरी नहीं है गुप्ता एम्पायर से यही टॉपिक आएगा, बट यहाँ से इस बार जो आया तो वो मैंने आपको बताया। अदरवाइज बाकी चीजें भी आपको पढ़नी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, चैनल पर जाकर चेकआउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़, तो अभी तक जो भी क्वेश्चन थे वो एंशिएंट से थे। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हो वो अर्ली मेडिएवल से पूछा है। ये आपकी बुक के अंदर यूनिट 6 है, यहाँ पे चेकआउट कर लेना। इन्होंने आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, इज द एपिसेंटर पर्सपेक्टिव एडिक्वेट टू एक्सप्लेन द मेजर सोशल कल्चर ऑफ हिस्टोरिकल। तो ये आपको अर्ली मेडिएवल यानी हम एंशिएंट से जो अर्ली मेडिएवल की तरफ आप बढ़ते हो उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आपको भी पता है जब हमारा इतिहास बना था हिस्ट्री में, इसको सबसे पहले जेम्स मिल ने क्या किया था, आपके किस पार्ट में डिवाइड किया था, इसको पहले आपके डिवाइड किया था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के पीरियड में। सभी को पता होगा, सबने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, और जेम्स मिल ने ये किया था। और ये कौन से ईयर की बात है, 1917, 1917 की बात है, जब इन्होंने हमारे हिस्ट्री इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, क्योंकि ये चीज़ परफेक्शन के साथ बैठी नहीं, क्यों, क्योंकि आपको भी पता है कि उस टाइम पे सोसाइटी में सिर्फ यही रिलीजन नहीं थे, इसके अलावा भी थे, बुद्धिज्म थे, जैनिज्म थे, है ना। तो किस बेस पर इन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स के नाम पे ये रखा, तो बाद में यही नाम चेंज होकर के आपका एंशंट यानी प्राचीन इतिहास, मुस्लिम को इन्होंने मेडिएवल यानी मध्यकालीन का इतिहास, और इसको मॉडर्न यानी आधुनिक इतिहास के नाम से आज हम सभी पढ़ते हैं। ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जेम्स मिल ने किया, लेकिन जो ये नेम जो चेंज हुआ ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, NR रे के अकॉर्डिंग। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ये नाम क्यों सही नहीं था, इसके पीछे का कारण भी बताया, क्योंकि सोसाइटी में सिर्फ यही नहीं था, बहुत सारी चीजें आप देखते हो। यहाँ पर बोला जाता है कि हमारे एंशंट का जो समय है ये वो समय माना जाता है जब आपके आर्यन ने आक्रमण किया था। ठीक है, एंशंट मतलब आर्यन इन्वेजन, जिसे आप वैदिक पीरियड के नाम से जानते हो। NR रे जो है वो आपके एंशियंट हिस्ट्री को, प्राचीन इतिहास को, आर्यन इन्वेजन को नाम यहाँ पर देखते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री की शुरुआत जब आर्यन ने अटैक किया था तब से माना जाता है, और मेडिएवल पीरियड की शुरुआत तब मानी जाती है जब यहाँ पर मुस्लिम्स ने आक्रमण किए थे, यानी मुस्लिम इन्वेजन हमें देखने को मिलता है। तब से हमारा वो समय जब से आपका मेडिएवल पीरियड स्टार्ट होता है। ठीक है, इसी को लेकर के फिर आप देखोगे NR रे के बाद आपको RS शर्मा का नाम भी याद रखना है। RS शर्मा ने भी बताया कि हमें एंशिएंट के टाइम पर आपकी टेरिटोरियल स्टेट देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके जो वो 4 वर्ण सिस्टम है ना, आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर जो हमारे ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं इनका जो सोसाइटी में जो पावर है, जो इनका कंट्रोल है, वो सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है, बाकी सारे उसके नीचे काम करते हैं। ठीक है, इनकी जो इकोनॉमी आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमारा जो इस टाइम पे था अर्बनाइजेशन आपको एंशिएंट में देखने को मिलता है, शहरीकरण की हमारी शुरुआत होती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बोला जाता है ओवरसीज ट्रेड स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर आपका व्यापार होने लगा।
ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर बताई। इवनली विलेज में भी हमें चीज़ें देखने को मिलती है, विलेज कम्युनिटी आप यहाँ देखोगे। ओवरऑल हमारे आर एस शर्मा ने एंशिएंट के टाइम पर आपके वर्ण सिस्टम बताया, ठीक है, वर्ण सिस्टम बताया। क्षत्रिय और ब्राह्मण जो है इनका कंट्रोल आपके वैश्य और शूद्र पर बना रहता है, वो लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं उससे। ये सारी बातें आर एस शर्मा ने यहाँ पर हमें बताई, ठीक है। ये आर एस शर्मा ने किसके बारे में बताया? आपके एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। वहीं अगर हम बात करते हैं, आपको नेक्स्ट यहाँ नाम याद रखना है, डी डी कोसाम्बी का, नेक्स्ट आपको आर एस शर्मा का और बी एन एस यादव का। इन तीनों ने आपको बताया अर्ली मेडिवल का, ठीक है। अर्ली मेडिवल में इन्होंने क्या बताया कि ये वो समय आता है कि जब हमारे मौर्यन डायनेस्टी है, ठीक है, वो खत्म हो जाता है, या फिर जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो खत्म हो जाता है। इसके बाद अर्ली मेडिवल का जो टाइम है, क्योंकि मौर्यन के बाद बोला जाता है आपकी किसकी शुरुआत होती है? फ्यूडलिज्म यानी सामंतवादों की। तो ये चीज़ आपको भी पता है। तो ये इसके बाद गुप्ता पीरियड भी आया आपके, है ना। और अर्ली मेडिवल पीरियड में यही माना जाता है कि आपके फ्यूडल लॉर्ड्स का कंट्रोल हमें यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये चीज़ आपको बतानी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये सब देखो, अर्ली मेडिवल का ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जा रहा है, एंशिएंट से अर्ली में आए तो क्या क्या बदलाव आपको मिला। उसी के बाद इसी में आपको याद रखना है एन आर रे, जो मैंने आपको बताया, उन्होंने आपके मेडिवल हिस्ट्री को 3 फेजेस में, 3 चरण में डिवाइड किया है। इन्होंने बोला मध्यकालीन यानी मेडिवल हिस्ट्री को 3 पार्ट में आप पढ़ते हो। पहला जो फेज होता है वो होता है 7 से 12th सेंचुरी ईस्वी यानी एडी का। दूसरा जो हम पढ़ते हैं वो 12 से 16th सेंचुरी में पढ़ते हैं। और जो तीसरा फेज होता है वो 16th से 18th सेंचुरी का होता है, क्योंकि आप सभी को पता है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक का जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं वो 18th सेंचुरी से ही शुरू होता है ना, जब हमारे यूरोपियन जो है इंडिया में आए थे, तब की बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये सब कुछ आपको इसमें लिखना है। और इस फ्यूडलिज्म के आने के बाद आपको इसमें भी बताना है कि इस तरीके से हमारे किसानों का जो शोषण किया जाता था, वो सब कुछ आप इसमें लिख सकते हो। कितने ज़्यादा हाई टैक्सेस थे, फिर लोन एंड ऑल दैट, ये सब कुछ आप इसमें लिखना है, ठीक है। चैप्टर मैंने आपको बताई दी है, डिटेल में आपको यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ये आपके बुक के अंदर यूनिट 6 है। बाकी और डिटेल में करना है तो पेड क्लासेस आपके पास है, वहाँ से ले सकते हो। अदरवाइज मैंने आप सबको आइडिया दे दिया कि आपको इसमें क्या लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है अकबर की इंपीरियल आइडियोलॉजी। तो मैंने आपको बताया है कि मुगल डायनेस्टी के दोनों चैप्टर आपको करना है, कैसे भी करना है। डेफिनेटली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। इंपीरियल आइडियोलॉजी अकबर के टाइम पर पूछा गया है। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, अगर हम अकबर की आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा की बात करें तो यहाँ पर अकबर आपको पता है मुगल एम्पायर के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है। और अगर मैं बात करूँ तो ये बाबर, हुमायूं, जहांगीर और के बाद अकबर का रोल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अकबर का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1565 से 1605 तक इन्होंने यहाँ पे रूल किया था। अब अगर हम अकबर की बात करें तो आपको पता है कि इन्होंने अपने टाइम पर मिलिट्री के लिए क्या किया था? 2 चीजें, यानी लैंड रेवेन्यू स्टार्ट किया था, आप सभी को पता है। एक आप पढ़ते हो मनसबदारी, है ना, और याद होगा सभी को। तो मनसबदारी भी 2 तरीके का होता है, जट और सवार, ये आपने ऑलरेडी कई बार पढ़ा होगा। और दूसरा इन्होंने, अकबर ने अपने टाइम पर शुरू किया था जागीरदार सिस्टम। ये चीज इन्होंने यहाँ पर स्पेशली, ये मिलिट्री के लिए यहाँ पर स्पेशली ये चीजें स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जमींदार का कंट्रोल आपको इस टाइम पर भी देखने को मिलता है। बट ये था कि हाँ, मुगल्स के समय पर जो फ्यूडल लॉर्ड्स यानी जो हमारे जमींदार हैं, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अकबर के समय पर अगर हम देखें तो इनका जो एक्सपेंशन है, जो आपका विस्तार है, बहुत अच्छे से किया था इन्होंने। और यहाँ पर इन्होंने अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन बहुत अच्छा खासा किया। इनकी जो वो था आपके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, जो इनका प्रशासन था, वो क्या था? हर एक कोई बराबर का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो, क्योंकि आपको पता है कि मुगल्स का समय है तो मुस्लिम्स और हिंदू सब आपको मिलेंगे। तो अकबर जब अपने टाइम पर आए ना, आप सभी को पता है कि इस टाइम पर ना जजिया टैक्स चलता था, है ना। और जजिया टैक्स सभी को पता है कि ये नॉन मुस्लिम्स पे लगाया गया था। जजिया टैक्स कौन सा होता है? जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उन्हें ये टैक्स पे करना होता है। तो अकबर का जब टाइम पीरियड आता है तो इन्होंने क्या किया, अपने टाइम पर जजिया टैक्स को अबॉलिश यानी खत्म कर दिया था। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, इनके लिए हर कोई बराबर है, ये किसी के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहते, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत सारी कैटेगरीज देखोगे। और देखो, इन लोगों के टाइम पर नॉबल्स भी होते थे। अब बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, हिंदू, मुस्लिम, पर्शियन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, है ना, बहुत सारे लोग आप यहाँ पर देखते हो। आपको एक बात पता है कि अकबर के बारे में हमें सब कुछ जो जानना है, जो पता करना होता है, इनके 9 रत्नों में से एक थे कौन? अबुल फजल। ये भी सबको पता है। अबुल फजल ने, आपको पता है कि यहाँ पर हर एक चीज बताई थी। इनमें जो इन्होंने यहाँ पर अपनी बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम था आईने अकबरी। आईने अकबरी का जो 3rd पार्ट है, जिसको आप अकबरनामा के नाम से जानते हो, इसके अंदर सब कुछ मेंशन किया गया,
ठीक है। 47 ईयर्स जो अकबर के थे वो सब कुछ इसमें प्रिजर्व करके, जो भी इसमें इवेंट्स थे वो सब कुछ यहाँ पर इकट्ठा करके, हर एक बात, लाइफ स्टाइल, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी अकबर के टाइम पर कैसी थी, ये सब कुछ अबुल फजल ने इसके अंदर मेंशन किया। अबुल फजल ने पूरी कोशिश करी थी कि वो अकबर की जो पूरी अथॉरिटी है, जो उनकी पूरे प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत है, और उन्होंने अपने जो साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ कब कब कैसे किया, कहाँ पर अपनी सुपरमेसी बनाई, वो सब कुछ इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। किसने? अबुल फजल ने। ठीक है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर बताना है। फिर देखो उस टाइम पर आपको पता है, उस टाइम पर आपके जो टर्की के लोग थे, मंगोल्स थे, ये लोग ना अटैक, जैसे चंगेज खान है, इन सबका आक्रमण भी चलता था, तो इन्हीं से प्रोटेक्ट भी करना था इन लोगों को। ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। तो अकबर के समय पे जो प्रशासन हम देखते हैं, बहुत अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है। मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम आप यहाँ पर देखते हो। इन्होंने बहुत अच्छा आपका, चाहे इनका जो मेन पावर था सेंटर का, दिल्ली से आगरा लेकर के गए। ठीक है, तो अकबर का जो महल आप देखते हो, जो पैलेस फोर्ट्रेसेस हम जो देखते हैं, वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? एक तो आगरा में, ये आपको पता है। ठीक है, फतेहपुर सिकरी में भी आपने देखा, फतेहपुर सिकरी में भी उन्होंने बहुत सारी चीजें बनवाई हैं। फतेहपुर सिकरी आपको यहाँ पर याद रखना है। इलाहाबाद हुआ, लाहौर हुआ, अजमेर हुआ, एक नई कैपिटल, नई राजधानी बनाई फतेहपुर सिकरी, जो मैंने आपको बताया। ये सब कुछ हम यहाँ पर अकबर के काल में देखते हैं। अकबर के काल में इनके प्रशासन में दो आप देखोगे, एक इन्होंने बनाया दीवाने आम, और एक इन्होंने बनाया दीवाने खास। जल्दी से सभी कमेंट करके बताएंगे और बताएंगे कि दीवाने आम में कौन से मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं और दीवाने खास में कौन से। कमेंट करना है, सभी को इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। देखो, दीवाने खास, खास समझ रहे हो आप, जो खास लोगों के लिए होता है ना। इसमें लिमिटेड लोग होते हैं, ये ऑडियंस के लिए होता है ना। आम मतलब ये कॉमन पीपल के लिए होता है, और ये अपर क्लासेस के लिए जो नॉबल्स लोग होते हैं ना, वो सारे लोग इसमें होते हैं। तो ये आपको असेंबली हमें उस टाइम पर देखने को मिलती है अकबर के काल पर। ये सब कुछ आपको इसमें मेंशन करना है, अकबर की आइडियोलॉजी, जो जो भी हमें इनके टाइम पर देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? तो सेक्शन ए में ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, जो जो आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ेंगे सेक्शन बी की तरफ, जो कि आपके अब जो यहाँ से क्वेश्चन आप देखोगे, ये सभी आपके MHI 104 के मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो। मेडिएवल से उतने ही क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चन आप देखोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी आपका हुआ, चाहे आपका प्रिंसली स्टेट हुआ, ठीक है, ये सब हम देखते हैं। चलो, ये आगे करने से पहले पांड्या डायनेस्टी में आपको बता देती हूँ। पांड्या डायनेस्टी हमारे मॉडर्न का टॉपिक नहीं है। देखो, पांड्या का प्रशासन पूछा गया, जो ऑलरेडी आपके असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही अच्छा, पहले ये क्वेश्चन नहीं आता था, अब इन्होंने ये क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर मैं पूछूं तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी कहा था, जितने भी लोग जून में एग्जाम देकर आए थे, मैंने उन्हें ये पहले भी कहा था कि पांड्या डायनेस्टी पढ़कर जाना, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो आप देख सकते हो, चांसेस बिल्कुल डेफिनेटली हमें यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिला है। अगर हम पांड्या डायनेस्टी के प्रशासन की बात करें, तो माना जाता है कि इनका प्रशासन डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रीकरण था। ठीक है, डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, लेकिन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। प्रशासन देखो सेम ही होता है। अगर हम बात करें, जब कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले आपका होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार। तो यहाँ पर राजा रूल करते हैं, पूरी टेरिटरी का जो, पूरी एंटायर टेरिटरी का जो कंट्रोल होता है, वो राजा के हाथों में होता है। पांड्या डायनेस्टी की जो कैपिटल है, आपको याद रखनी है मदुराई। हर एक डायनेस्टी की कैपिटल याद रखना, मदुराई थी। और इस सेंट्रल में क्या होता है, राजा हेड होता है, और वही सबको अपॉइंट करता है। फिर नेक्स्ट जो सेंट्रल के बाद ये फर्दर डिवाइड होता है, जिसे हम प्रोविंशियल यानी प्रांतीय प्रशासन कहते हो, और इसको मंडलम बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि साउथ इंडिया में जो डायनेस्टी रूल करती है, इनका नाम चेंज होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर मंडलम आप इसे कहते हो। हर यहाँ पर वॉइस रॉय को अपॉइंट किया जाता था, और जो वॉइस रॉय इन अपॉइंट किया जाता है, वॉइस रॉय को, या जो गवर्नर अपॉइंट किए जाते थे, वो कौन अपॉइंट करता था? जो भी उस टाइम पर रूलर होते हैं, जो राजा होते हैं ना, वो इस वॉइस रॉय को अपॉइंट करते हैं। कौन से लेवल पर? प्रोविंशियल लेवल पर। उनका काम क्या होता है? वॉइस रॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टैक्स को कलेक्ट करने का, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, और पूरे प्रोविंस लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को देखने का, लुक आफ्टर करने का काम वॉइस रॉय का होता है। प्रोविंशियल के बाद ये फर्दर डिवाइड होगा, जिसको हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट, जिसको मंडलम के बाद जिसे हम कहते हैं नाडु। इसमें बहुत सारे विलेजेस आपको देखने को मिलते हैं। विलेज की असेंबली हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो विलेज की असेंबली को आप उर कहते हो, ठीक है, और जो ब्राह्मण की असेंबली होती है उसे हम सभा कहते हैं।
तो ये आपके नॉन ब्राह्मण की असेंबली को उर कहा जाता है और ब्राह्मण की असेंबली को सभा कहा जाता है। और जो असेंबली होती है उसमें क्या चीजें आपको देखने को मिलती है, तो देखो उसमें जो लड़ाई झगड़े जो डिस्प्यूट होता है उसे रिजॉल्व करने का काम होता है, आपके वेलफेयर को मेंटेन करने का काम किया जाता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी विलेज से रिगार्डिंग जो भी काम होते हैं वो सब उसमें डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपको इसमें मेंशन करना होता है, यानी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पांड्या डायनेस्टी का आपको बताना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पांड्या डायनेस्टी में अगर आप देखोगे तो बोला जाता है यहाँ पर आपकी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री आपको देखने को मिलेगी जो हमारे इस साम्राज्य को प्रोटेक्ट करती थी। ठीक है, ये सब कुछ आप लोग इसमें लिख सकते हो। क्लियर हो गया कि पांड्या डायनेस्टी से रिलेटेड क्या क्या लिख सकते हो। बाकी जितने क्वेश्चन देख रहे हो सब मॉडर्न हिस्ट्री के हैं, बाकी के जो अभी हमारे 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन जो है ये आपके किसके हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के। मॉडर्न हिस्ट्री पे अभी बात करेंगे, लेकिन चलो इससे पहले मैं आपको आपके जो असाइनमेंट में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसमें एंशिएंट और मेडिएवल से जिस तरीके से क्वेश्चन आया है वो अगर आएगा तो क्या क्या लिखना है पहले उसको सॉल्व करते हैं, फिर मॉडर्न हिस्ट्री के असाइनमेंट और जो आपका एग्जाम का क्वेश्चन है दोनों को मर्ज करके मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि ऑब्वियस मैराथन क्लास है तो डिटेल में बात की जाएगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ तक कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। अगर इसमें देखो आपको कुछ चीज अगर अभी क्लियर नहीं हो रही है तो वीडियो को वापस से रिवर्स करके दोबारा से आपको इसको देखना है। इस मैराथन को 1 से 2 बार देख लो तो डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी जिसको अगर ऑलरेडी जो चीजें पता है टॉपिक के बारे में वो जल्दी कवर कर लेंगे, बट जिन्हें नहीं पता है 1 से 2 बार आप इस मैराथन क्लास को देखो ताकि आपको जो चीजें वो समझ में आ जाए। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाकर के आप सभी पूछ सकते हो। अब असाइनमेंट के क्वेश्चन कर लेते हैं आपके एंशिएंट और मेडिएवल से रिलेटेड, फिर मॉडर्न पे बात करेंगे। देखो ये रहे आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन। तो सबसे सेक्शन है, आपने ऑलरेडी असाइनमेंट बना भी लिया है और आपने लिखा भी होगा। तो जब आपने बनाया तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे सातवाहन स्टेट पूछा है, एग्जाम में कुषाण से आया था। यहाँ पर आपसे सातवाहन पूछा तो मैंने आपको पहले ही कहा है कुषाण डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, ये चारों अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, देखो सातवाहन डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो इसको आपको आंध्र डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें इसका टाइम पीरियड 3rd सेंचुरी ईसा पूर्व से लेकर के 3rd सेंचुरी ईस्वी का माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके सातवाहन डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो कौन थे, आपके सिमुक। ठीक है, सिमुका भी कहते हैं, ये इसके फाउंडर है। माना जाता है सातवाहन डायनेस्टी जो है ये आपके ओरिजिनेट हुआ था आज के प्रेजेंट टाइम पे आंध्र में, यानी प्रेजेंट डे में जिसे आप आंध्र प्रदेश कहते हो। ठीक है, इसके फाउंडर मैंने आपको सिमुका बता ही दिया। ये डायनेस्टी अच्छी खासी फ्लोरिश हुई थी आपके डक्कन यानी डेक्कन पार्ट में। ठीक है, प्रेजेंट डे में अगर हम बात करें डेक्कन में बोल सकते हैं आपके महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और आपके कुछ कर्नाटक और मध्य प्रदेश के पार्ट में भी हमें ये साम्राज्य का विस्तार देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं इसके प्रशासन की बात करूं, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अगर हम बात करें तो बोला जाता है सातवाहन के समय पर अच्छा खासा वेल ऑर्गेनाइज्ड हमें एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा बोला जाता है कि सातवाहन जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है आपका लैंड ग्रांट, यानी भूमि दान में यहाँ पर दी जानी स्टार्ट हो चुकी थी। लैंड ग्रांट सिस्टम की शुरुआत सातवाहन पीरियड से ही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इनके प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर आपके कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है जिन्हें यहाँ पर बोला जाता है आपके महामत्रास। ठीक है, ये बोला जाता है। सातवाहन की अगर हम बात करते हैं, इनकी इकोनॉमी यानी इनकी अगर मैं ट्रेड की बात करूं, इनकी अर्थव्यवस्था की बात करूं तो बोला जाता है सातवाहन डायनेस्टी जो है आपका अच्छा खासा ट्रेड करते थे। इनका जो ट्रेड है अच्छा खासा किसके साथ अच्छा रिलेशन बना, रोमन के साथ एक आप देखोगे, दूसरा साउथ ईस्ट एशिया के साथ हम देखते हैं अच्छा खासा इनका व्यापार हमें देखने को मिलता है। इनका जो ट्रेडिंग सेंटर है वो पैथन जो जगह है ये आपको याद रखना है, जिसे हम प्रतिष्ठान भी कहते हैं। प्रेजेंट डे में इसका, मॉडर्न डे में इसका नाम पैथन है। और यहाँ पर ये इससे रूट से यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रेडिंग हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये ट्रेड बहुत सारे गुड्स का करते हैं, टेक्सटाइल, स्पाइसेस, प्रीसियस मेटल एंड ऑल दैट। नेक्स्ट आप बता सकते हो सातवाहन, क्योंकि देखो नेचर है सब कुछ थोड़ा थोड़ा बताना आपको। रिलीजन, इनके धर्म की बात करें तो ऑब्वियस है इस टाइम के लोग भी बुद्धिज्म और हिंदू में बिलीव करते थे। इस टाइम पर इन लोगों ने भी बुद्धिज्म के बहुत सारे स्तूप यहाँ पर बनाए, विहार आप देखोगे, हिंदू टेम्पल हम देखते हैं, अमरावती स्तूप आप इस टाइम पर देखते हो। ठीक है, नेक्स्ट ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो इस साम्राज्य का जो पतन है, जो डिक्लाइन हुआ था वो इस वजह से हुआ क्योंकि अब ये साम्राज्य स्टार्टिंग में तो सेंट्रलाइज था लेकिन बाद में डिसेंट्रलाइज हो गया। क्यों? फ्यूडलिज्म आने की वजह से फ्यूडल लॉर्ड के हाथ में कंट्रोल आ गया, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिली।
ठीक है। तो ये सब कुछ आपको सातवाहन डायनेस्टी में मेंशन करना है। क्लियर हो गया? तो शॉर्ट में मैंने आपको ओवरऑल सब कुछ बता दिया थोड़ा थोड़ा करके कि ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेट फॉर्मेशन अंडर द राजपूत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूरे चांसेस है कि आपके एग्जाम में आपको मिल जाए। राजपूत जरूर पढ़ना, बहुत अच्छा जो ये टॉपिक हमें देखने को मिलते हैं। देखो राजपूत के समय पर जो आपका राज्य बना उसके बारे में हमें इसमें बताना है। देखो राजपूत आपको पता है इनका इमरजेंस 7 से 12 सेंचुरी में हुआ। ओवरऑल देखोगे तो ये आपका एक अर्ली मेडिएवल का फेज माना जाता है। राजपूत में अगर हम देखेंगे तो टोटल कितने वंश कितने क्लेन्स आपको देखने को मिलते हैं? 36 राजपूत में बताया जाता है। ये जो इनकी सोसाइटी है वो क्लेन्स पर ही बेस्ड है ना। तो जिसे आप कहते हो कुल, क्या कहते हैं इन्हें? कुल कहते हैं। तो यहाँ पर आप ये चीजें देखते हो। और अर्ली मेडिएवल के टाइम पर हम फ्यूडलिज्म का सिस्टम भी आप यहाँ पर देखते हो। इस टाइम पर भी हम चीजें देखते हैं कि जो अथॉरिटी आपको क्या देखने को मिलती है? डिसेंट्रलाइज देखने को मिलती है। ठीक है। देखो इसमें भी क्या था कि राजा की जो अथॉरिटी है वो सुप्रीम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। लेकिन फिर वही बात है कि पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, फ्यूडल लॉर्ड से आप में कंट्रोल चला जाता है। वो सारी बातें आप देखते हो। देखो राजपूतों की अगर हम बात करें तो ये आपके वॉरियर में आते हैं। तो स्टेट फॉर्मेशन राजपूत के टाइम पर देखे जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है किसके बीच में? आपके क्लेन बेस्ड सोसाइटी के बीच में। फ्यूडल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट आपको मिलेगी, कल्चरल आपको यहाँ पर मिलेगा, स्ट्रगल भी हमें देखने को मिलता है लोगों के बीच में कि यहाँ पर हमें स्ट्रगल भी यहाँ पर इन सभी के बीच में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। किसके बीच में? क्योंकि देखो इतने सारे वंश आते हैं, बहुत सारे राजपूतों का जो ये आपका समय इस टाइम की बात की जा रही। फोर्टिफिकेशन भी हम यहाँ पर देखते हैं। राजपूतों ने अपने बहुत सारे किले बनाए। कहाँ पर? लाइक अगर हम बात करें आपके चित्तौड़गढ़ में, है ना, जैसलमेर में, यहाँ पर इन लोगों ने सारी चीजें बनाई। बाकी मैंने आपको बता ही दिया। राजपूत जो है ये क्लेन सिस्टम है, यहाँ पर कुल माना जाता है, फिर गोत्र पे डिपेंड होता है। जागीर सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत से यहाँ पे साम्राज्य आपको देखने को मिलते हैं। मेवाड़ में, अंबर में, जिसे हम जयपुर कहते हैं आज के टाइम पर। डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी इसी कारणवश हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर रिवेन्यू कलेक्ट भी होता है, अच्छा खासा रिवेन्यू, लैंड टैक्स लिया जाता था आपका। ठीक है। ये सब कुछ आपको इसके अंदर मेंशन करना है। और राजपूतों के समय पर आप देखोगे अच्छी खासी मिलिट्री भी हमें यहाँ पर मिलेगी। फ्यूडल सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये सब कुछ आपको इसमें मेंशन करना है राजपूतों के स्टेट फॉर्मेशन में। ठीक है। वहीं अगर आप दिल्ली सल्तनत की बात करते हो तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत सभी को पता है 1206 में, 1206 ईस्वी में हुई थी, 1526 में लास्ट था। और यहाँ पर इस टाइम पर आपकी टोटल 5 डायनेस्टी थी, है ना। जल्दी जल्दी सभी कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि वो 5 डायनेस्टीज कौन कौन सी थी। देखो दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप एक चीज समझो। ठीक है। देखो दिल्ली सल्तनत जो है आपको पता है कि ये हमारा एक मुस्लिम एरा है, मुस्लिम का समय पीरियड माना जाता है। इस समय जो प्रशासन है वो सेंट्रलाइज, केंद्रीकरण आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज इस टाइम पर भी फ्यूडलिज्म था, बट जो यहाँ के सुल्तान थे उन्होंने प्रशासन अपना बहुत अच्छे खासे तरीके से चलाया, जिससे पावर जो है वो उन्हीं के हाथ में रही, कभी बटी नहीं। ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि आपके कुतुबुद्दीन ऐबक हुए से लेकर के इब्राहिम लोदी तक इन लोगों ने अच्छा खासा अपने समय पर स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज स्टेट बना के रखा। इनके टाइम पर यानी दिल्ली सल्तनत के समय पर आप एकता सिस्टम देखते हो। ठीक है। यहाँ पर लैंड दी जाती है, वही जो आप फ्यूडलिज्म पढ़ते हो दिल्ली सल्तनत में आप एकता सिस्टम पढ़ते हो। और इसी तरीके से हम आगे आपके लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ोगे ब्रिटिशर्स के टाइम पर। तो एकता सिस्टम जो एकता लेता है, जो उसे हम एकता दर कहते हैं, है ना। तो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, लैंड टैक्स लिया जाता था। इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या होता है, पूरा कंट्रोल इन एकता दर के हाथों में होता था। लेकिन ये एकता दर जो है या फिर आपके फ्यूडल लॉर्ड हुए, जमींदार हुए, इन लोगों के हाथों में कंट्रोल नहीं था जिस तरीके से फ्यूडलिज्म यानी फ्यूडल लॉर्ड्स के हाथ में एंशिएंट के टाइम पर आपने देखा था। क्योंकि यहाँ पर आपके जो सुल्तान है इन्होंने आपके जमींदारों को चांस ही नहीं दिया कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर सके। ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें और क्या बता सकते हो, तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। फिर दूसरा आप इसमें शहरीकरण, अर्बनाइजेशन बता सकते हो। दिल्ली सल्तनत के समय पर अच्छा खासा अर्बन सेंटर का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। किसने बताया है? एक तो आपको वही सबसे कॉमन नेम सतीश चंद्र आप मेंशन कर सकते हो। और मेडिएवल के बारे में सबसे ज्यादा बताने वाले पर्सन का नाम है इरफान हबीब। इन लोगों ने अच्छा खासा एक्सप्लोर किया और दिल्ली सल्तनत के टाइम पर जो कुछ भी हो सब हमें यहाँ पर बताया। ठीक है।
उसके बाद अगर आप देखोगे इनके टाइम पर हम देखते हैं अगर अगेरियन इकोनॉमी, तो आपको पता है हर एक जगह पर जो सबकी अर्थव्यवस्था है वो खेती यानी कृषि से ही चलती है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसी पे ये लोग आपका टैक्सेशन सिस्टम इन्होंने कर लेना भी स्टार्ट किया था। इस टाइम पर जो आप देखोगे वो खारज टैक्स लिया था जिसे हम लैंड टैक्स कहते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम था दिल्ली सल्तनत का, ऐसे माना जाता है। नेक्स्ट आप इसमें मिलिट्री के बारे में बता सकते हो कि किस तरीके से मिलिट्री का एक्सपेंशन होता है। अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर अच्छा खासा मिलिट्री कैंपेन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हॉर्स का ट्रेड व्यापार किया जाता था, ये आप इसमें बता सकते हो। उसके बाद जजिया टैक्स आप इसमें बता सकते हो किस तरीके से क्या क्या हुआ। ठीक है, अब इसमें देखो इतिहासकारों का नाम है तो नाम भी मेंशन कर लेना। जैसे कि मैंने भी आपको बताया मार्क्सवादी यानी मार्क्सिस्ट के जो इतिहासकार थे वो थे इरफान हबीब। इरफान हबीब ने आपके दिल्ली सल्तनत की इकोनॉमी और क्लास पर फोकस किया था। तो दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था इन्होंने यहाँ पर। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर पीजेंट से हाई टैक्सेस लिए जाते थे वो सारी बातें इन्होंने यहाँ पर आपकी बताई। दूसरा अगर हम बात करें, आपको इसमें AL श्रीवास्तव ये नाम याद रखना है, और आपको KA निजामी। ठीक है, इन लोगों ने आपके दिल्ली सल्तनत के पूरे ब्यूरोक्रेसी को एनालाइज किया, मिलिट्री स्ट्रक्चर को यहाँ पर हमें बताया, किस तरीके से वो पूरे टेरिटरी को मेंटेन करते थे, उसका पूरा कंट्रोल यहाँ पर आपको बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बता सकते हैं कि यहाँ जब दिल्ली सल्तनत का स्टेट फॉर्मेशन हुआ तो बहुत चैलेंजेस का फेस करना पड़ा। लाइक आपके मंगोल्स का आक्रमण हुआ। ठीक है, बहुत सारी चीज हुई। ओवरऑल हमारे जो आधुनिक इतिहासकार हैं, मॉडर्न हिस्टोरियन है, उन्होंने पूरा स्टेट फॉर्मेशन दिल्ली सल्तनत का जो आपको बताया वो बताया कि पॉलिटिकल जो सेंट्रलाइज है, अच्छा खासा मिलिट्री का एक्सपेंशन हुआ, इकोनॉमी यानी आपकी अर्थव्यवस्था में बदलाव भी आपको देखने को मिला। दिल्ली सल्तनत में अच्छा खासा जो प्रशासन देख रहे हो, जो स्टेट है, बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब कुछ आपको इसमें मेंशन करना है। अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट फॉर्मेशन ऑफ द विजयनगर किंगडम। तो देखो विजयनगर के स्टेट फॉर्मेशन की बात करें, जिस तरीके से हमने सातवाहन डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत का नेचर किया, इसी तरीके से आपको विजयनगर एम्पायर का करना है। आपको पता है विजयनगर साम्राज्य है, ये आपका फ्लोरिश हुआ था 14th से 17th सेंचुरी के टाइम पर। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? आपके दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में। अगर हम बात करते हैं कि इसके नेचर के स्टेट फॉर्मेशन की, तो यहाँ पर आप देखोगे विजयनगर साम्राज्य के आपको पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर फैक्टर बताओगे। और यहाँ पर ये साम्राज्य अच्छा खासा स्टैब्लिश हुआ। किसने किया था? दो भाई थे, एक का नाम था आपका हरिहर फर्स्ट और सेकंड का नाम था बुक्का फर्स्ट। ठीक है, तो ये दो ब्रदर्स थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। रही अगर इसके स्टेट फॉर्मेशन की बात, तो सबसे पहले आपको इसका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी राजनीतिक संगठन के बारे में बताना है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है, सेंट्रल अथॉरिटी आपको देखने को मिलेगी, केंद्रीयकरण आपको विजयनगर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी विजयनगर साम्राज्य में एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी राजा के अंडर में रहकर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर अच्छा खासा जो है, जो किंग है, उन्होंने अपना कंट्रोल प्रशासन पर, मिलिट्री पर, गवर्नमेंट पर, सब पे बना रखा था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विजयनगर एम्पायर में, आपको पता है टोटल कितनी डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी। तो पहली होती है आपकी संगम डायनेस्टी, नेक्स्ट है आपका सुलवा डायनेस्टी, फिर है आपका तुगलक डायनेस्टी, है ना। तो ये आपकी सारी डायनेस्टीज है, जिसके वजह से मतलब पूरा साम्राज्य इन्हीं 4 डायनेस्टी पर आपका चलता है। मतलब ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये सारी डायनेस्टी का अपना अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहता है। हर एक डायनेस्टी के जो रूलर है, इन्होंने अपने विजयनगर का एक्सपेंशन, साम्राज्य का विस्तार करने में अपना पूरा रोल यहाँ पर निभाया था। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बाद में अगर नेक्स्ट बताऊं, तो आप इसमें फ्यूडल स्ट्रक्चर बता सकते हो, जो आपके सामंतवादों का समय आया था। तो यहाँ पर ये चीज आप देखते हो, तो आपको मैंने पहले बताया, इसमें जो आपका टॉपिक होता है नयाकर और अयागर सिस्टम। ठीक है, इसकी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, इसको जाकर चेकआउट कर लेना। तो इसका MHI 04 की प्लेलिस्ट चेकआउट करोगे, उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में विजयनगर प्रशासन में जो आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, और इसकी रिस्पॉन्सिबल आपको किसको मिलेगा? मंडल। मंडल किसे कहते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्रोविंस यानी प्रांत के लेवल को यहाँ पर बोला जाता है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो यहाँ पर गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं, रेवेन्यू को कलेक्ट करना, जस्टिस, मिलिट्री अफेयर्स और पब्लिक वर्क का जो काम होता है प्रोविंस लेवल का, वो कौन देखता है? जो प्रांत पे हमने गवर्नर को अपॉइंट किया होता है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, मिलिट्री कमांडर के लिए उसे क्या बोला जाता है? महादंड नायक। अभी मैंने आपको बताया, तो महादंड नायक ये मिलिट्री कमांडर आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से आप देखोगे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें हम अमर कहते हैं या अमरास कहते हैं। ये कौन होता है? रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम। ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है। और क्या बता सकते हैं, क्योंकि स्टेट फॉर्मेशन की बात है, उसमें फिर आप थोड़ा सा इकोनॉमिक का बता सकते हो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर ये डिपेंड है। और आपको पता है विजयनगर साम्राज्य ये आपको कौन से रिवर के पास मिलेगा? आपके तुंगा भद्रा रिवर के पास। ठीक है,
तुंगा ब्रदर जो है आपका कृष्णा रिवर है वो आप यहाँ पर देखते हो। और इस टाइम पर जो ये लोग क्रॉप्स है, जो फसलें उगाते हैं, लाइक आपके राइस हुए, पल्सेस हुआ, कॉटन हुआ, सुगर केन हुआ, यानी जो गन्ना होता है, ये सारी चीज़ों को कल्टीवेट आप यहाँ पर देखते हो। ठीक है, ये सब कुछ आप इसमें विजयनगर के सारी इन चीज़ों में बता सकते हो। आपको भी पता है कि विजयनगर साम्राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो माना जाता है वो कौन है, आपके कृष्णदेवराय। देखो कृष्णदेवराय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इन्होंने इरिगेशन पर्पज से आपके कैनाल्स, डैम्स कंस्ट्रक्ट कराए थे, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे रूलर माने जाते हैं इस विजयनगर साम्राज्य में, अगर आप यहाँ पर देखते हो तो। ठीक है, तो ये आखिरकार विजयनगर साम्राज्य का डाउनफॉल आपको 1565 में देखने को मिलेगा, जब आपको बैटल देखोगे। कब, कौन सा बैटल हुआ था, बैटल ऑफ टेलीकट। ठीक है, ये बैटल हुआ था, इसके बाद जो आपका साम्राज्य है इसका डिक्लाइन यानी पतन हमें देखने को मिलता है। तो ये विजयनगर एम्पायर याद रखना। तो ये बोला जाता है कि ये जो किंगडम है किसका था, हिंदुओं का। और नेक्स्ट जो हमारा एक टॉपिक होता है बहमनी साम्राज्य, तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये किसका होता है, आपके मुस्लिम का, है ना। तो इन दोनों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन करोगे। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो सेम एज इट इज है, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके मालवा साम्राज्य का फॉर्मेशन। देखो ये असाइनमेंट के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, अगर आपने इन्हें भी कर लिया तो इस बार यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। बहुत अच्छे टॉपिक है, कई बार रिपीट भी होते हैं, तो इसलिए आपको मालवा का जो स्टेट फॉर्मेशन है इसके बारे में बताया। देखो ये सारे जो आप देख रहे हो ना, ये कुछ ऐसे स्टेट थे जो आपके जब यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहे थे, तुगलक डायनेस्टी में, उस टाइम पर हम देखते हैं, उस टाइम पर बहुत सारी जो स्टेट है उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया था। अब अगर हम मालवा साम्राज्य के फॉर्मेशन की बात करते हैं, देखो किंगडम जो है, जो साम्राज्य आपका मालवा का, ये कौन से समय पर है, ये एक रीजनल स्टेट है। ठीक है, आपके मध्यकालीन भारत के समय पर, मेडिवल इंडिया के टाइम पर ये रीजनल स्टेट है, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, आपके सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, ये इमर्ज जो, ये मैंने अभी आपको क्या बताया, कब इमर्ज हुआ, जब दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन यानी पतन हो चुका था, तब आप यहाँ देखोगे। इसको फिर बाद में क्या होता है, 16th सेंचुरी में माना जाता है कि मुगल्स ने इसको एनेक्स कर लिया था। ये आप चीजें यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, तो मैंने भी आपको क्या बताया, मालवा साम्राज्य का राइज जो है वो कब हुआ था, जब दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हुआ था। कब हुआ था, वो भी 14 to 15th सेंचुरी में। तो यहाँ पर जो सेंट्रल अथॉरिटी है दिल्ली सल्तनत की, वो वीक होने लगी थी। बहुत सारे जो प्रोविंशियल गवर्नर हैं और वहां पर जो लीडर्स थे, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, जिसमें से मालवा भी आपके आता है। अब अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पर ये आपका एक साम्राज्य बन चुका है, तो ऑब्वियस है कोई ना कोई रूलर भी होगा। तो उनका क्या नाम था, जो आपको नाम याद रखना है, दिलवर खान। ठीक है, दिलवर खान यहाँ पर अपॉइंट हुए थे एज अ गवर्नर ऑफ मालवा दिल्ली सल्तनत के टाइम पर। और अगर मैं बात करूं तो ये जो गवर्नर थे जब दिल्ली सल्तनत का समय चल रहा था, तो ये किसके गवर्नर थे, आपके फिरोज शाह तुगलक के। ठीक है, लेकिन जब तुगलक डायनेस्टी आपकी डिक्लाइन हो गई, अभी मैंने आपको बताया, ये सारी जो रीजनल स्टेट है इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कब किया था, जब तुगलक डायनेस्टी का टाइम था तब। तो दिलवर खान ने क्या हुआ कि जब हमारे तुगलक डायनेस्टी डिक्लाइन हो गई, तब यहाँ पर इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था 14 एडी या ईसवी के टाइम पर। तब ये यहाँ पर फाइनली यहाँ पर ये मालवा के सल्तनत बन जाते हैं। और इन्होंने इस मालवा की जो कैपिटल है, जो राजधानी बनाई, वो थी मांडू। क्या थी, मांडू। और बाद में ये आपका, ये जो जगह आप देखोगे ना, ये एक फेमस सेंटर बन गया, किसका, आर्ट का, आपके कला का, संस्कृति का, कल्चर यानी, और नेक्स्ट है आपका आर्किटेक्चर। ठीक है, ये सब कुछ आप इसमें लिखोगे। बहुत सारे लोगों यहाँ पे रूल करे थे, ये आप लोग डिटेल में कर लेना। मैं आपको कुछ राजाओं के नाम बता देती हूँ कि यहाँ पर किस किसने यहाँ पे रूल किया था। होसांग शाह यहाँ पर नेक्स्ट रूल किया था, जिन्होंने 1405 से 1435 आप देखोगे, ये मोस्ट कैपेबल रूलर मालवा के माने जाते हैं। इन्होंने अपने टाइम पर गुजरात, जौनपुर, राजस्थान यहाँ पर अपना अच्छा खासा फोर्टिफाइड बना लिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे महमूद खिलजी। तो आपको क्या करना है, सारे रूलर्स के नेम याद करने पड़ेंगे जब आप ये सारी चीजें लिखोगे। तो इन्होंने भी आपके गुजरात, मेवाड़ और जो बहमनी सल्तनत है, इनको चैलेंजेस किए थे। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ओवरऑल मैं आपको बता देती हूँ कि मालवा साम्राज्य का जो पतन है, ये किस वजह से हुआ, इंटरनल जो स्ट्रगल चल रहे थे ना, उसके बाद। देखो महमूद खिलजी यानी इनके मरने के बाद क्या होता है, ऑब्वियस है कि इसके बाद जो राजा होंगे, हर कोई पावरफुल रूलर हो ये मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर क्या कोई वीक रूलर भी होगा तो भी क्या होगा, तो स्ट्रगल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद माना जाता है कि मालवा को एनेक्स कर लिया गया था। ठीक है, कंट्रोल में कर लिया था किसने, आपके मुगल्स ने, जिससे क्या होता है, मालवा जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आपके जो साम्राज्य है मालवा का, ये हम यहाँ पर देखते हैं कि अच्छा खासा मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ जो प्रशासन आपको देखने को मिलता है वो सेंट्रलाइज यानी केंद्रीकरण था। और अच्छा खासा इस टाइम पर हम देखते हैं इनका जो ट्रेड है वो फ्लोरिश था, फला फूला था। ठीक है, ये सब कुछ आप इसमें लिखोगे। क्लियर हो गया, मैंने शॉर्ट में ही बहुत डिटेल में आपको बता दिया। इतना तो आपको क्लियर हो गया कि एग्जाम में आएगा तो क्या लिखोगे। देखो ये पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई भी स्किप मत करना। चलिए बात करेंगे चोल साम्राज्य के बारे में। तो देखो चोल साम्राज्य के बारे में अगर हम बात करते हैं,
तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आप दोगे। चोल साम्राज्य की शुरुआत यहाँ पे 9 से 13 सेंचुरी ईस्वी का माना जाता है, ठीक है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साम्राज्य आपका साउथ इंडिया में हमें देखने को मिलता है। आपको भी पता है साउथ इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा साम्राज्य था वो क्या है, आपका चोल डायनेस्टी, ठीक है। चोल डायनेस्टी नहीं, आपके पांड्या डायनेस्टी हुआ, चे डायनेस्टी हुआ और फिर राष्ट्रकूट डायनेस्टी हुआ। हर एक को धीरे धीरे कॉन्कर करके साउथ इंडिया में अपना अच्छा खासा कंट्रोल यहाँ पर बनाया था। ये आपको करना है। चोल स्टेट अच्छा खासा डेवलप हुआ था, ठीक है, और इन्होंने अपनी टेरिटरी को साउथ इंडिया के बाहर तक फैलाया था। ओवरऑल आपके श्रीलंका तक यहाँ पर आप देखोगे, और हमारे साउथ ईस्ट एशिया के कुछ पार्ट में भी हम यहाँ देखते हैं। चोल साम्राज्य का जो प्रशासन है वो माना जाता है कि केंद्रीकरण है, सेंट्रलाइज है, सारी पावर राजा के हाथों में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये सब कुछ करोगे। और अगर मैं यहाँ पर इनके रूलर के नाम करूँ तो ये आपको पता है यहाँ पर आपके कौन से रूलर रहेंगे। यस, राजा राज फर्स्ट आप देखोगे, फिर उनके बेटे आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिनका नाम है राजेंद्र फर्स्ट। ये इनके समय पर आपको अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर इन लोगों ने जो, देखो साउथ इंडिया का नाम आते ही क्या होता है कि इस टाइम पर टेम्पल हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो साउथ इंडिया के जगह पर हम क्या देखते हैं, बहुत सारे टेम्पल जो है वो कंस्ट्रक्ट कराए गए थे। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर आपके कौन सा बृहदेश्वर टेम्पल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कराया गया था, ठीक है। और अगर इसकी कैपिटल की, इसकी मतलब चोल डायनेस्टी की कैपिटल की बात करूँ तो आपको पता है तंजावुर। देखो थोड़ी सी जो स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है वो आप लोग खुद करेक्ट कर लेना, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाकी स्पेलिंग आप लोग जब भी लिखोगे तो चेकआउट करके लिखना। तो बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में आप देखते हो। उसके बाद अगर मैं चोल डायनेस्टी के प्रशासन की बात करती हूँ, क्योंकि प्रशासन भी आपको लिखना है, सब कुछ ओवरऑल आपको लिखना है, तो ये किस तरीके से डिवाइड होता है, तो ये होता है आपका मंडलम। तो साउथ इंडिया में तो प्रोविंस यानी प्रांत को यहाँ मंडलम कहते हैं। फिर ये फर्दर डिवाइड होता है जिसको आप कहते हो वालनाडु। अगर हम ये साउथ इंडिया में पढ़ रहे होते तो आप इसको डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हो, है ना। उसके बाद ये फर्दर डिवाइड होता है जिसे आप कहते हो नाडु, और ये अगर हम बात करेंगे तो इसको सब डिस्ट्रिक्ट के नाम से आप जानते हो। और फिर अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये होगा आपका खुर्रम, जिसको हम नॉर्थ इंडिया में क्या बोलते हैं, आपका विलेज यानी कि ग्राम, ठीक है। साउथ इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया जाता है। फिर मैंने आपको उर और नाडू के बारे में ऑलरेडी बता दिया, ये एग्जाम में सेपरेटली भी पूछा जाता है। तो उर मैंने आपको बताया था नॉन ब्राह्मण्स की असेंबली होती है, और नाडू की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, जल्दी कमेंट करके बताओ। सभा मैंने आपको बताया था ब्राह्मण्स की असेंबली होती है, ठीक है। ये ब्राह्मण की असेंबली होती है, नॉन ब्राह्मण की असेंबली होती है। नाडू आपका व्यापारियों का संगठन होता है, ये व्यापारियों, क्योंकि ये लोग भी अपना एक अलग रहते थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लोकल असेंबलीज आप ये देखोगे। बाकी दो तरीके की असेंबलीज आपने देखी, उर और सभा हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अच्छी खासी चोल डायनेस्टी में आपको स्ट्रॉन्ग मिलिट्री आपको देखने को मिलेगी, नेवल पावर, नेवी पावर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। रिलीजियस मैंने भी आपको बताया, टेम्पल कंस्ट्रक्ट यहाँ पे बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया गया। आर्ट और आर्किटेक्चर हम यहाँ देखते हैं, मूर्तियां आप देखोगे ब्रोंज की बनी हुई होती थी, नटराज आप देखोगे। इस समय पर जो लैंग्वेज यूज की जाती थी वो आपकी तमिल थी, और इवनली संस्कृत भी अच्छी खासी फ्लोरिश हुई थी चोल डायनेस्टी के टाइम पर, ठीक है। इस टाइम के लोग आपके विष्णु प्लस शिव जो गॉड हैं इन रिलीजन को बिलीव करते थे। ओवरऑल चोल डायनेस्टी का जो स्टेट है वेल ऑर्गेनाइज था, ठीक है। सेंट्रलाइज आपकी मोनार्की थी, अच्छा खासा एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन था, मिलिट्री स्ट्रेंथ आप देखोगे, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको चोल डायनेस्टी में लिखना है। क्लियर हो गया। चलिए, पांड्या डायनेस्टी ऑलरेडी मैंने अभी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुगल के प्रशासन के बारे में। देखो यहाँ तक 8th क्वेश्चन तक तो एंशिएंट मेडिएवल मिलाकर ही असाइनमेंट में आया, और वहां पर भी सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे और यहाँ से 2 मॉडर्न हिस्ट्री के 3 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो कोशिश करो एंशिएंट मेडिएवल को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर आप में से किसी की मॉडर्न हिस्ट्री वीक होगी तो एंशिएंट मेडिएवल के टॉपिक को अच्छे से कर लोगे तो भी 80% तक स्कोर कर लोगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मॉडर्न हिस्ट्री मत पढ़ो, डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, लेकिन एंशिएंट मेडिएवल को अच्छे से करो तो बाकी आप सभी कर लोगे। चलिए, मुगल प्रशासन के बारे में देखो। देखो अब आपको पता है मुगल जो है 16th से लेकर के 18th सेंचुरी का जो समय होता है वो मुगल का माना जाता है। इनके समय पर भी आप जो देखोगे तो वो अच्छा खासा सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्र के प्रशासन आप देखोगे। इस टाइम पर भी आपको जो भी इनके लिटरेचर है, चाहे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, तो वो कौन सी भाषा में आपको देखने को मिलती है, पर्शियन भाषा में, ठीक है, यानी फारसी भाषा आप कहोगे। और आपको पता है बाबर हुए, फिर हुमायूं, देन अकबर, और फिर जहांगीर, है ना, और फिर आपके शाहजहां, और लास्ट में औरंगजेब आए। 1526 में आपकी इसकी शुरुआत होती है। 1707 यानी 1707 तक औरंगजेब तक ये पूरा मुगल साम्राज्य चलता है। इसके बाद लेटर मुगल आते हैं, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्ली के लिए आपको ये याद रखना है। बादशाह के नाम से आप इसको याद कर सकते हो। बीच में बस हुमायूं और अकबर के बीच में बस एक बार शेरशाह सूरी आए थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जब ये आए थे तो इन्होंने अपने टाइम पर अपना प्रशासन चलाया था और अपनी खुद की एक सुर डायनेस्टी चलाई थी सेपरेटली, ये आपको थोड़ा बहुत और याद रखना है। तो ये क्लियर हो गया, तो ये आपको याद रखना है। और अगर मैं बात करूं तो मनसबदारी सिस्टम याद रखना कि मनसबदारी सिस्टम अकबर के टाइम पर आप इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था रैंक और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपकी जागीरदारी सिस्टम, तो मनसबदार जो है ये आपके असाइन करते थे जागीर को, और जागीर होता है आपका एक तरीके का लैंड रेवेन्यू ग्रांट।
इनका काम होता था टैक्स को कलेक्ट करना और अपने सेनाओं को यानी ट्रूप्स को मेंटेन करने का काम, उनके एक्सपेंडिचर, उनकी जो सैलरी है यानी जो भी खर्चा है, जो भी उन्होंने सैलरी कमाई है, वो सारा रिकॉर्ड बना करके रखने का काम इनका आप यहाँ पर देखते हो। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में, सॉरी मुगल्स की बात करते हैं, तो अगर हम मुगल्स की बात करते हैं तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जो आपका प्रशासन है, यहाँ पर जो आपके प्रोविंस होते हैं उन्हें सूबे कहते हैं। क्या कहते हैं? सूबे कहते हैं। फिर ये फर्दर डिवाइड होता है जिसको आप कहते हो सरकार, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं नॉर्थ इंडिया में। फिर ये फर्दर डिवाइड होता है जिसे आप क्या कहते हो? परगाना, जिसको हम क्या कहते हैं? सब डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फिर ये फर्दर डिवाइड होगा जिसे हम विलेज ही कहते हैं, जिसको आप नॉर्थ इंडिया में ग्राम कहते हो। इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर सूबेदार को अपॉइंट किया जाता है। सूबेदार आपका एक चीफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है या फिर मिलिट्री कमांडर होता है प्रोविंस लेवल पे। यहाँ पर आपको दिल्ली सल्तनत का अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन याद कर लिया तो दिल्ली सल्तनत और मुगल का प्रशासन मैक्सिमम सेम है। दीवान आप देखोगे, ठीक है, आपको मीर बख्शी मिलेंगे जो कि आपके मिलिट्री को मैनेज करते थे। काजी आपको मिलेंगे, काजी होते हैं जो जुडिशरी सिस्टम आप देखते हैं। कोतवाल आप देखोगे, ठीक है, जो पुलिस होते थे, ये सब आपको पता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपकी सेम है। तो दिल्ली सल्तनत का याद कर लोगे, यहाँ भी हो जाएगा। मिलिट्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, कैवलरी, इन्फेंट्री, चैरियट्स, है ना। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। और एलिफेंट, ये 4 तरीके के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और ओवरऑल मैंने आपको बताया कि 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद, उनकी डेथ के बाद साम्राज्य वीक होने लगा और यहीं से मुगल साम्राज्य का पतन हमें देखने को मिलता है। बाकी जजिया टैक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये नॉन मुस्लिम्स को पे करना पड़ता था क्योंकि मुगल साम्राज्य जो है ये आपके मुस्लिम्स का माना जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल मुगल प्रशासन जो है ये मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है हमारे इस टाइम पर। ठीक है, और अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। लंबे समय तक यहाँ पर इन्होंने रूल किया था। और शुरुआत में आपको बता देती हूँ, मैक्सिमम सभी को पता है, 1526 में आपका यहाँ पर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, है ना। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आप देखोगे तो दिल्ली सल्तनत यहीं पर खत्म हुआ था। आपके इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर के बीच में ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें बाबर जीत चुके थे, इब्राहिम लोधी हार चुके थे। और यहीं से मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है, जो आपको स्टार्टिंग में याद करना है। मैं आपको पहले भी बता चुकी, कोई भी टॉपिक आएगा एग्जाम में इंट्रोडक्शन जरूर मेंशन करना है कि इस साम्राज्य का जो नींव किसने रखी है और इसका पतन कैसे हुआ है। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये थे हमारे एंशिएंट और मेडिएवल के सारे क्वेश्चन। और असाइनमेंट के ये सारे क्वेश्चन करना बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे, बहुत अच्छे टॉपिक आपके असाइनमेंट में आए, यहाँ से एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं। चलिए बात करते हैं आपके कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी की। देखो, कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी अगर आप पढ़ के चले गए ना तो सेम एज इट इज यही क्वेश्चन आपके MH 106 का भी है। 106 में कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी आपको देखने को मिलता है, तो पढ़ लोगे तो आपका ही फायदा है। 4 में नहीं आएगा तो 6 में आएगा। तो इसलिए मैंने आपको कई बार कहा है, एक ही टॉपिक दो में हमें काम आते हैं। ठीक है, चलिए एक बार सभी जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, जल्दी से हर एक स्टडी ग्रुप पे। मैं आपको कुछ टाइम दे देती हूँ, वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक भी आपको करना है। आपको सिर्फ छोटा सा लाइक करना है। अगर आपको ये क्लासेस मैराथन सेशन पसंद आ रहा है तो आप में से कई ऐसे जो आएंगे देखकर चले जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करना यानी वो आपकी चॉइस है, कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ताकि इन फ्यूचर आप मेरे साथ जुड़े रहें। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर भी आप यहीं से करके जाओगे। जो जितना मैं आपको बताऊंगी सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, कमेंट करके बताओ कि अभी तक की क्लास आप सभी को कैसी लगी। आप सभी क्लासेस में आते हैं सिर्फ देख कर जाते हैं, ऐसे क्लासेस करोगे तो कैसे चलेगा। यही मैं अपने पेड बैचेस में भी बताती हूँ कि हम यहाँ पर सिर्फ सुनने नहीं आते कि आए सुने और चले गए, हमें उसको समझना है। ठीक है, जहां पर जो भी आपको डाउट है आप पूछिए, मैं सभी के डाउट के यहाँ पे रिस्पॉन्स करती हूँ। ठीक है, जो भी किसी भी टॉपिक में अगर डाउट है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग बेझिझक यहाँ पर पूछ सकते हैं, लेकिन आपका पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से सभी कमेंट करो, जल्दी से, कि यहाँ तक आपको क्लास कैसी लगी। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने इस टॉपिक के बारे में। कॉलोनियल के फॉरेस्ट पॉलिसी बहुत अच्छा चैप्टर है। चलिए, आशा करती हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात कर लेते हैं। तो आपकी कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी पर्टिकुलरली ये आपके ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर बताया जाता है वो समय जब आप क्या देखोगे कि आपके अर्थव्यवस्था का शोषण होता है, यानी इकोनॉमिक्स एक्सप्लॉयटेशन हम इसे कहते हैं। ठीक है, आप और नेक्स्ट आप देखोगे इस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी आपके प्रशासन पे जिसका कंट्रोल था वो अंग्रेजों का था। देखो, कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी से आपको एक बात समझ आ रही है। देखो, पहली बात आपको भी पता है कि फॉरेस्ट लैंड को ही आपके फार्मिंग लैंड में या एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया गया, राइट। जंगलों को साफ करने के बाद ही उसको खेती करने के योगदान बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर ये पॉलिसी क्यों चलाई गई है? देखो, यहाँ पर पहले एक बात तो समझ आ रही है कि इस समय हमें डिफॉरेस्टेशन हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा यहाँ पे पेड़ों को कट किया जा रहा है। अब चाहे वहां पर खेती का काम करें,
आप चाहे वहाँ पे घर बनाओ, आप चाहे अपने एनिमल्स के लिए पैस्चर लैंड बनाओ, या वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उस लैंड का यूज़ क्या किया। लेकिन ट्रीज जो है यानी पेड़ जो है वो कट तो हुए। और दूसरा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके कौन से ग्रुप रहते हैं, ट्राइब ग्रुप रहते हैं, ट्राइबल ग्रुप यही रहते हैं। तो उनकी डेली की जो जरूरतें की चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो वो अपने जंगलों से ही लेते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके ब्रिटिश ने आपके फॉरेस्ट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर दिया था, क्यों? ताकि वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। अब क्या था कि इन अंग्रेजों को रेलवे बनवाना है। आपको पता है रेलवे की शुरुआत हुई, रेलवे बनाने के लिए इन्हें टिम्बर की जो लकड़ी होती है ना, टिम्बर वुड, इसकी रिक्वायरमेंट थी। बट इनको ये था कि फॉरेस्ट में आपके जो ग्रुप रहता है, ये अगर इसका यूज कर लेंगे तो हमें तो ये चीज मिलेगी नहीं, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने आपका क्या करा, ये पॉलिसी, ये एक्ट लगा लिया। मतलब अब इस फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट के थ्रू क्या होगा, अब कोई भी बिना ब्रिटिशर से पूछे फॉरेस्ट की एक भी चीजों को हाथ नहीं लगा सकता। इवन ये ट्राइबल्स ग्रुप भी नहीं। मतलब कह सकते हो कि ये ट्राइबल जो है, ये जो जंगल है, इन ट्राइबल्स का घर था। यानी अपने घर से ही अब ये कोई भी चीज नहीं ले सकते थे। ठीक है, इन्हें जंगलों से बाहर कर दिया, बेघर भी कर दिया था। इसलिए क्या हुआ कि ऑब्वियस है ट्राइबल ग्रुप भी आपके अंग्रेजों के अगेंस्ट हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, आपका एक्ट लगाया। उस एक्ट का नाम था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। कब लगाया था? 1878 में, ताकि ये फॉरेस्ट पे जो अपना टिम्बर एक्सट्रैक्शन है उसको कंट्रोल कर सके। देखो यहाँ पे ये चीज नहीं है कि ब्रिटिशर्स जो है डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए उन्होंने एक्ट लगाया, बिल्कुल नहीं। अब ये डिफॉरेस्टेशन का काम या तो ये जो आपके ट्राइबल कर रहे हैं, या तो ये अब ये ब्रिटिशर्स करेंगे, बात वही है। लेकिन अब ब्रिटिशर्स को अपने फायदे करने के लिए इन्होंने ये एक्ट चलाया था। काम अभी भी वही होगा, बस वही है, अपना मतलब था, इन्होंने ये काम इसलिए किया था। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको इसमें लिखना है। आइडिया मैंने आपको दे दिया, आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये सब कुछ आपको इसमें मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द एक्सपेक्ट ऑफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देखो ये एक आपका नया सिलेबस के अकॉर्डिंग नया टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आया है। देखो कॉलोनियल प्रशासन अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व भारत की तरफ अगर हम बात करेंगे, तो पर्टिकुलरली ये ब्रिटिश रूल के अंडर में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बोला जाता है कि आपके जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, यहाँ पर जो पूरी स्ट्रेटेजी चलती थी वो सब किसके अकॉर्डिंग चलती थी? आपके अंग्रेजों के द्वारा। इसकी जो नेबरिंग कंट्री है वो कौन कौन सी आपको देखने को मिलेगी? चाइना हुआ, आपका तिब्बत हुआ, भूटान हुआ, है ना, ये सारी, इवनली आपका म्यांमार भी, ये क्या है, इनकी नेबरिंग कंट्रीज है। तो यहाँ पर ब्रिटिश का एफर्ट हम क्या देखते हैं कि इन्होंने इन सारी टेरिटरीज पर अपना कंट्रोल बनाया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप क्या देखते हो कि ब्रिटिशर्स ने अपना मिलिट्री एक्सपेंडिशन भी किया। ठीक है, क्या किया? मिलिट्री एक्सपेंडिशन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, यहाँ पर आप देखोगे असम के साथ भी ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, असम रीजन भी आप देखोगे कि इन मिलिट्री के थ्रू ब्रिटिशर्स ने 19th सेंचुरी के टाइम पर असम पे क्या किया, इनको असम को एनेक्स कर लिया था ओवरऑल अगर हम देखें। नेक्स्ट आप देखोगे इस टाइम पर हमें इकोनॉमिक का शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन आपको मिलेगा। लाइक आपका टी हुआ, टिम्बर हुआ। तो कॉलोनियल इकोनॉमी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के टाइम पर आप देखेंगे अच्छा खासा आपका नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन, पर्टिकुलरली टी और टिम्बर आप देखते हो। ब्रिटिशर्स ने प्रमोट किया था उस टाइम पर टी कल्टीवेशन आपके असम में, जो कि अभी आपने देख ही लिया, इसको एनेक्स कर लिया। और असम में किस चीज़ के लिए फेमस है ये सब आप ऑलरेडी जानते हो। तो टी की इंडस्ट्री, टी की प्लांटेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट भी आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इनका भी एक्सप्लॉइट हुआ, टिम्बर हुआ, बैम्बू हुआ, अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जिससे ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्री में जिस गुड्स की डिमांड होती है ना, वो सारी चीजें जंगलों से यहाँ से ली गई। तो अच्छा खासा डिफॉरेस्टेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको इस वाले टॉपिक में लिखना है। ओवरऑल हमारे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो एफर्ट्स है, ब्रिटिशर्स ने जो एफर्ट क्या एस्टेब्लिश किया, अपना कंट्रोल, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, पॉलिटिकल, यहाँ पर आप कंट्रोल देखते हो, पूरा अपनी सुपरमेसी ब्रिटिशर्स ने अपना नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बनाया। ये सब कुछ आपको यहाँ पर लिखना है। तो असाइनमेंट के पूरे 10 क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो ये थे हमारे असाइनमेंट के 10 क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री के हमने कुछ क्वेश्चन स्किप किया, उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हमारी मैराथन जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। देखो इसमें जो आपका प्रिंसली स्टेट का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। आपके इस वाले सब्जेक्ट के अलावा अदर सब्जेक्ट में भी क्वेश्चन हमें मिलेगा। तो प्रिंसली स्टेट की नॉलेज आप सभी को होनी चाहिए। अगर मैं आपके मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकता के बारे में बात करूं, आपके प्रिंसली स्टेट जिसे आप रियासत कहते हो, तो यहाँ पर बोला जाता है सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम याद रखना, शिक्षा के बारे में याद रखना। बहुत सारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटी उस टाइम पर स्टैब्लिश हुए थे। एजुकेशन सिस्टम आपके एलिमेंट्री से लेकर हाई लेवल तक यहाँ पर फैला था। ठीक है, और अगर हम बात करें तो एजुकेशन के लिए याद रखना, आपका एक स्कूल था उसका नाम था महाराजा, जो कि कहाँ पर ओपन हुआ था? पटियाला में। ठीक है,
ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था 1870 में, आप यहाँ पर देखोगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ, देखो प्रिंसली स्टेट कहाँ होता है, जहाँ पर मोनार्की सिस्टम नहीं होते, ठीक है, सॉरी डेमोक्रेसी नहीं होता, जहाँ पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल नहीं होता, यहाँ पे प्रिंस होते हैं। कौन होते हैं? आपके प्रिंस यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रिंस ने आपके लेजिस्लेटिव असेंबली को स्टैब्लिश किया था, ये बात यहाँ पर हम देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ओवरऑल जो प्रिंस हैं इनका ऑटोक्रेटिक रूल हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, प्रिंसली स्टेट में। अगर आप यहाँ पर ये चीजें देखते हो तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि हमारे कौन कौन सी जगहों की अगर मैं बात करूँ तो आपका हुआ मैसूर और जैसे कोचीन, ठीक है। तो ये चीज़ आप इनकी जगहों पे ये नाम भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो जब अगर हम बात करें तो डोमिनियन स्टेटस आपने पढ़ा ही है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था इंडिपेंडेंस के टाइम पर, तो प्रिंसली स्टेट का एक अलग था, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रिंसली स्टेट में क्या डेमोक्रेसी आपको नहीं देखने को मिलती, यहाँ पे प्रिंस रूल करते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है अगर एग्जाम में आपसे ये सारी चीजें पूछी जाती हैं तो। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं आपके, देखो लॉ वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ इनटू सिविल एंड क्रिमिनल लॉ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, मैक्सिमम ये रिपीट होता है आपकी बुक में, यूनिट 25 है ये। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लॉ, आप समझ रहे हो इसमें कानून की बात की जा रही है। बोला जाता है सबसे पहले ये फाउंड हमें किसमें हुआ था, इसके बारे में ऋग्वेद में। ऋग्वेद में लॉ के लिए जो वर्ड यूज किया है वो RTA, ये वर्ड यूज किया गया, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आपका जो कॉन्सेप्ट है धर्म, ये आप यहाँ से देखते हो, ठीक है। धर्म जो है जनरली आपके स्मृति लिटरेचर में आता है जो आपके लॉ के बारे में बताता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बहुत सारे सोर्सेज आप देखोगे तो जिसमें से एक है आपके मनु ने आपके धर्म को डिफाइन किया था। पूरे वेद में हमारे जो धर्म का जो सोर्स है वो आपको बताया। जो हमारा नेक्स्ट ट्रेडिशन है, जो स्मृति है, वो सब कुछ यहाँ पर बताए। हमारे जो कस्टम्स है, रीति रिवाज है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। देखो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि मनु ने, कौन याद रखना, मनु आपको याद रखना है। इन्होंने आपके जो लॉ है टोटल कितने टाइटल दिए, 18 टाइटल्स ऑफ लॉ इन्होंने यहाँ पर बताए। मैं कुछ के नेम मेंशन कर रही हूँ, बाकी आपके बुक में यूनिट 25 है, आप वहां से रीड आउट कर लेना। जैसे कि आप देखोगे सबसे पहला है आपका नॉन पेमेंट ऑफ डेप्ट, यानी जो कर्ज होता है ना, डेप्ट मतलब, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट आपका आता है थेफ्ट, जो चोरी की जाती है ना। और उसके बाद रॉबरी भी आप देखोगे, वायलेंस हुआ, ये भी आपको इसमें याद रखना है। गैम्बलिंग आप याद रखोगे, ठीक है। आपके किसी के बीच में भी डिस्प्यूट होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो भी आप इसमें देखते हो। तो ये सब कुछ हमें लॉ में याद रखना है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट अगर हम आप देखोगे सिविल और क्रिमिनल लॉ यहाँ पर बनाया गया। तो अगर हम बात करते हैं सिविल और क्रिमिनल लॉ जो है ये बनाया किसने था, तो आपको नाम याद क्या रखना है, बृहस्पति, वॉज मेड बाय, बृहस्पति ने बनाया था। 14 टाइटल्स ऑफ लॉ, इनके अकॉर्डिंग कितने लॉ है, 14, ठीक है। मनु के अकॉर्डिंग 18 है और बृहस्पति के अकॉर्डिंग कितना हुआ, आपके 14 लॉ है। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर माना जाता है, जिसमें आपके गिफ्ट हुए, पार्टनरशिप हुआ, ठीक है, या फिर डिस्प्यूट जो होते हैं लैंड को लेकर के, जो लड़ाई झगड़े जाते हैं, वो सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर इंक्लूड करी। या फिर आपके जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशन होता है, वो सब इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जो भी लॉ बताया था, ये सब कुछ आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। ये सब कुछ आपको किसमें याद रखना है, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ कॉलोनियल पीरियड में। ये बाकी आप अपने बुक से डिटेल में इसको पढ़ सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करना है। बाकी ये जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है ये नए टॉपिक में से आपके आया है, इसको स्किप भी कर सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर ये आपके चैप्टर में कहाँ है भी या नहीं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप लोग बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन को कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। और आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि मैम MHI 04 के लिए भी लेकर आओ, तो आज की जो मैराथन क्लास है ये MHI 04 और 104 दोनों के लिए ही है। तो बिना स्किप करे इसको एंड तक जरूर देखना। कुछ चीजों की क्लियरिटी नहीं हुई हो तो दोबारा से इस मैराथन सेशन को देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आशा करती हूँ आज की मैराथन क्लास आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। कमेंट करके जरूर बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। इसी तरीके से एग्जाम से पहले आपको बाकी के मैराथन सेशन भी बहुत जल्दी हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसी को भी नोट्स चाहिए, क्लासेस चाहिए, तो जल्दी से अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। 8881969808 पे व्हाट्सएप पे टेस्ट करके आप नोट्स या क्लासेस, असाइनमेंट जो भी चाहिए सब कुछ ले सकते हो। लिमिटेड टाइम है, एग्जाम में टाइम बहुत कम बचा है, तो बिना टाइम वेस्ट करे अब आपका पूरा फोकस अपने स्टडी पर होना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को यहीं एंड कर दे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।